आइए सुनते हैं अनीता मांडा की लिखी कहानी वनस्पति। मैं वनस्पति शास्त्र का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, लेकिन एक वनस्पति के प्रेम में पड़ गया था। उसका उल्लेख किसी ग्रंथ, किसी किताब में नहीं। वह कहाँ होगी, कैसे फली, मुझे इसका भी कोई इल्म नहीं। मैंने उसे एक पार्क में देखा था और उससे टकराकर उसे नष्ट करते करते बचा था। मैं बचा था या वह बची थी, दरअसल मुझे यह भी पता नहीं। मैंने उस पर कोई शोध, कोई अनुसंधान भी नहीं किया, फिर भी वह मेरी स्मृति में हरी है, विशुद्ध वनस्पति की तरह हरी, जैसे देर तक बारिश में भीगती रहकर अभी अभी चुपके से मेरी स्मृति में दाखिल हो गई हो। अब मैं बहुत सिलसिले से आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा, एक वनस्पति की हरी कहानी। ये फरवरी की सुबह है। सूरज की किरणें पत्तियों से ओस को बेदखल कर अपना अस्तित्व जमा रही हैं। अब हवा में वो तीखापन नहीं है, फिर भी पत्नी जी और बिटिया की हिदायतों का ख्याल करके गरम कोट मफलर पहनकर सैर करने पार्क आया हूँ। आया कम हूँ, ढकेला ज़्यादा गया हूँ। सुबह सुबह बहुत सारे लोग चहलकदमी करने निकल आए हैं। अभी सुबह के 7 बजने को है और बहुत लोग अपनी वॉक समाप्त कर बेंचों पर बैठ बातों ठहाकों में मशगूल हो गए हैं। कुछ युवा जॉगिंग कर रहे हैं। 4-5 के समूह में अधेड़ उम्र की औरतें ज़ोर ज़ोर से बतिया रही हैं। फूलों पर से 2 तितलियां अटखेली करती आईं और मेरे बहुत करीब से आंखों के सामने से उड़ गईं। सुनहरी तांबई रंग की तितलियां मेरे सामने से उड़ते हुए जैसे मेरे माजी की किताब के पन्ने पलट गई हैं। वही फूल, वही पत्ते, वही परिंदे, वही फरवरी महीना। एक किताब जाने कितने अरसे से बंद थी। इतने रंग कैसे उजल रहे मुझसे इतने बरस, कैसे दूर हो गई मुझसे ये दुनिया। मैं अपनी उड़ानों को जीता हुआ जाने कब इसके साथ कदम ताल करना भूल गया। हवा का एक खुशबू से भीगा हुआ ठंडा झोंका आया। मन किया आंखें मूंद गहरी सांस में समा लूं इस लम्हे को। इन खुशबुओं में, तितलियों की उड़ानों में, हवा में, हर शय में वही समाई हुई थी। हर शय में नज़र उसे ही ढूंढ रही थी। हर शय उसी से भरी हुई थी। हर शय उसी से इतनी खाली थी कि नज़र की प्यास बेइंतहा हो गई। इतने अरसे बाद वो मुझ में यूं खिल रही थी, बिखर रही थी कि जैसे बारिश के बाद बूंदों से सूरज की रोशनी गुजरने से आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष खिलाता है। मन के आसमान पर खिला ये इंद्रधनुष अपने हर रंग में उसको ही लिख रहा था। कितनी सारी स्मृतियां मन के जाने किस कोने में दबी पड़ी थी। हवा के झोंके से जो झड़े हुए पत्ते प्रतिस्पर्धा में भागने लगते हैं, वैसी ही दौड़ मन में चल रही थी। उससे पहली मुलाकात ही दौड़ के साथ हुई थी। फरवरी की मखमली सर्दी की सुबह थी वो। मैं उन दिनों जॉगिंग के लिए रोज़ाना पार्क आने लगा था। मेरा आईआईटी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। हॉस्टल के माहौल से उकताया मैं इन दिनों जॉगिंग करके अपने अवसाद से आगे निकलना चाहता था। 6 महीने बचे थे हॉस्टल की कैद से निकलकर नौकरी की कैद में जाने के। साथी खुश थे, योजनाएं बना रहे थे, मोटी तनख्वाह के सपने देख रहे थे। बहुत सारे सपने थे जो एक कदम बढ़ाते हाथ में आने को थे। वहीं मुझे वक्त की डोर अपने हाथों से छूटती हुई नज़र आ रही थी। मेरा प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मुद्दत से संजोया सपना इंजीनियरिंग के तगड़े पैकेज की टक्कर से टूटकर चूर चूर होने वाला था। टक्कर से याद आया, पहली मुलाकात दौड़ के साथ उससे टक्कर होते होते बचने में हुई थी। एक बाल भर की दूरी बची थी मेरी नाक से उसका सिर टकराने में। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में मैंने अपने पाँव को ब्रेक लगाया। पार्क के भीतर तकरीबन 1 किलोमीटर का सर्कल वॉकिंग वे बना हुआ था। उसने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे और फ़ोन में देख रही थी, शायद गाना बदल रही थी। सुबह के 6-7 बजे के बीच इस रास्ते पर अच्छी खासी संख्या में लोग होते थे। भागते हुए अचानक रुकने से मेरे पैर कांपने लगे थे। एक बार के उसका चेहरा भी सफ़ेद हो गया था। 2 सेकंड के लिए वो एक स्टैचू में बदल गई थी। फिर थूक निकलते हुए सॉरी बोला उसने। पसीने की कुछ बूंदें उसके चौड़े माथे पर हीरे से चमक रही थी। उनके बीच लाल सिंदूर दमक रहा था। अगले 1 सेकंड में वो 3-4 बार सॉरी का उच्चारण कर चुकी थी। अचानक सफ़ेद पड़े चेहरे पर अब थोड़ी गुलाबी रंगत वापस आ गई थी। इट्स ओके कहकर मैं उसके बाईं तरफ से आगे बढ़ गया। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। जॉगिंग के बजाय अब मैं घिसटते पैरों से चल रहा था। उसका सफ़ेद से गुलाबी रंग में परिवर्तित होता चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने घूम जाया करता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक या आकर्षण था। वैसी चमकीली बोलती आंखें बहुत कम लोगों की होती हैं। मैं अनायास ही उन आंखों को ढूंढने लगा था। एक अनकहा इंतज़ार मेरे भीतर आ गया था। उन आंखों को फिर से देखने की एक उत्कंठा, एक कसक उस क्षण ने मेरे भीतर भर दी थी।
4-5 दिन बाद वो पार्क के एक कोने में बेंच पर बैठी दिखी। उसके बाद तकरीबन हर रोज़ दिख जाती, पास से गुजरते हुए नज़र मिल जाती। वो मुस्कुराती, प्रत्युत्तर में मैं भी मुस्कुरा देता। उसका मुझे नहीं पता, पर उसकी मुस्कान से मेरी सुबह बन जाती। एक अनकहा संवाद हमारी मुस्कान बुनने लगी थी। ऐसा लगता था अनजानी दुनिया में अनजाने लोगों के बीच कोई है जिसे एक मुस्कान का इंतज़ार है, जैसे मुझे उसकी मुस्कान का अनकहा इंतज़ार था। तो यह थी पहली मुलाकात। और दूसरी, इससे कम रोचक वो भी कतई नहीं थी। उस दिन शनिवार था। मैं हर शनिवार इतवार स्पोर्ट्स क्लब जाया करता था। 1 साल की मेंबरशिप थी मेरे पास। कभी बैडमिंटन, कभी टेबल टेनिस खेलते हुए कुछ साथी बन गए थे कॉलेज से बाहर के। संयोग से उस दिन मेरे साथियों में से कोई नहीं आया था, इसलिए मैं बाहर आ गया। जैसे ही मैं क्लब के दरवाजे से बाहर निकला, मेरी नज़र उस पर ठहर गई। उसने गाड़ी की बोनट पर कागज़ के बड़े लिफाफे रख रखे थे। उनमें से प्लेट में चटनी समोसे डालकर बांट रही थी। आसपास रिक्शे वालों की, निर्माणाधीन इमारतों पर काम करने वाले मजदूरों की भीड़ थी। सब आसपास खड़े समोसे खा रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में खुराफात उपजी और मैंने समोसे की प्लेट के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। उसके अभ्यस्त हाथों ने प्लेट आगे बढ़ा दी, पर अगले क्षण चेहरे तक दृष्टि गई तो एक पल को हाथ ठिठक गए। आंखों की चमक के जैसे वोल्टेज बढ़ गए। अरे, आप यहाँ? एक खनक सी आवाज़ झड़ने से टूट के अलग हुई हो मानो। मैंने समोसे की प्लेट थाम ली। वो तेल से सने हुए हाथ कागज़ के लिफाफे से पोंछ रही थी। मैंने अपने हर शनिवार इतवार यहाँ खेलने आने की बात बताई। वह कहा कि आज कोई साथी नहीं आया, इसलिए अभी वापस जा रहा हूँ। उसने कहा आज हम खेलने में साथ दें तो? उसका यह इसरार था कि मेरे कदम वापस क्लब की ओर चल पड़े। टेबल टेनिस पर उसकी पकड़ देख मैं वाकई हैरान था। उसका यह दवा बहुत सही था। यह तो मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, नहीं तो आप 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। आपको तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलना था। उसका सुंदर खेल देखकर मैंने कहा, हाँ मेरा भी ऐसा ही मानना है, कहकर वो खिलखिला दी थी। पर इस खिलखिलाहट की लहर के नीचे तलहटी में जमा दर्द आंखों से झांक गया था। इस दर्द को देख लेने का क्षण शायद उसने भी देख लिया था। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, कल भी समोसे मिलेंगे? इस अचानक से आए सवाल ने अच्छा काम किया। नहीं, कल नहीं, हर शनिवार को ही। ओह, कहकर मैंने रुआंसा सा मुंह बनाया। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमें विरोध करना आना चाहिए। काश विद्रोह करना सिखाने को भी कोई स्कूल होते। वो जैसे किसी और ही दुनिया से बोल रही थी। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। वैसे ये किस संदर्भ में है? मैं उसकी मनोस्थिति जानना चाहता था। समोसों के संदर्भ में। वो फिर से हंसी, फिर बोली, यह शनि मंदिर में हर शनिवार तेल का दान करने के हुक्म का विरोध है, पर यह मूक विरोध है। मैं चाहती भी नहीं कि इस विरोध की आवाज़ इसके हुक्मदाताओं तक पहुँचे। ओह, कहकर मैं अफसोस जताता हूँ। क्लब से बाहर निकलकर उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। गाड़ी पर सेलोटेप से बनाई एल की आधी टेप उतर चुकी थी। मैंने उस उतरी हुई टेप को छूकर कहा, मतलब आधा तो सीख चुकी हैं आप। एक ज़ोरदार हंसी वातावरण में घुल गई। गाड़ी पर जगह जगह इधर उधर ठुकने के निशान बता रहे थे कि अभी वह बहुत कच्ची थी गाड़ी चलाने में। कभी पार्क, कभी क्लब की अगली मुलाकातों से पता चला कि वह पढ़ाई में और खेलों में बहुत तेज़ थी। 3 बहनों व 2 भाइयों में सिर्फ एक बहन से छोटी थी। बड़ी बहन की शादी के महज 3 महीनों बाद ही उसकी शादी कर दी गई थी। उसके पिता को लगता था कि बड़ी बेटी की शादी के लिए बहुत अच्छा घर नहीं ढूंढ पाए। 6 भाइयों का संयुक्त परिवार और बूढ़े सास ससुर मन मुताबिक दान दहेज भी नहीं दे पाए। पर उसके बाद क्रिकेट सट्टे में अचानक माला माल हुए तो छोटी बेटी की शादी में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते थे। संयोग से घर बैठे एक रिश्ता भी ऐसा मिल गया कि इकलौता बेटा था परिवार में और बरसों का जमा जमाया व्यापार। ये अवसर वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि कॉलेज का पहला साल ही हो पाया था कि सपनों की किरचें बिखर गईं और वो विदा हो गई। मेरा जॉगिंग करना अब उसके साथ वॉक करने में बदल गया था। कॉलेज की अत्याधुनिक अति महत्वाकांक्षी भागम भाग से भरे लड़के लड़कियों से बात कर कोफ्त होती थी, पर उसकी बातों से जैसे मैं खुद को सींच रहा था। एक अलग ही दुनिया आकार ले रही थी। उसका होना उल्लास का पर्याय सा था। भोंडे आधुनिक फैशन में डूबे पुतलों को देख उकताया मैं उसकी सादगी में सुकून से भीगता था। कई बार उसे भी मैंने अनकही प्रतीक्षा में दाखिल पाया। बहुत बार वो मुझसे पहले आ जाती।
बहुत बार पेड़ के तने पर खेलती गिलहरियों को देखने में खोई रहती। कभी कोई अलग रंग की तितली दिख जाती तो उसकी फ़ोटो लेने लग जाती। घास पर फुदक रही चिड़ियों को निहारती रहती। कभी कभी उसके सवालों पर हंसी आती थी। तुमने कभी किसी चिड़िया की आंखों में झांक कर देखा है? अनायास वो आपसे तुम पर आ जाती, ऐसे ही बात करते हुए। नहीं, मैंने नहीं देखा। देखना कभी। इतनी मासूमियत से हमारे मन का हाल पूछते हुए से लगेंगे। आंखों के कांच के पीछे से एकदम साफ शफाफ पारदर्शी मन जागता है। कहीं से खोई सी उसकी आवाज़ आती। कोई 10-12 प्रकार की चिड़ियों के नाम तो मैंने सुने थे उससे, पर मुझे याद नहीं हुए कभी। और उससे ज़्यादा पेड़ों के नाम। कौन से मौसम में कौन से फूल खिलते हैं, मुझे फूलों के नाम गुलाब और कमल के अलावा गेंदा ही पता था। उसके पास एक लंबी फहरिस्त थी, वो भी मोबाइल में फ़ोटो के साथ। मौलसिरी, गुलमेंदी, नीलकमल, गुलदाउदी, नागचंपा, चांदनी, हरसिंगार, गुड़हल, चमेली, कुमुदनी, मोतिया, नरगिस, कनेर, केतकी सदाबहार, नागफनी, सूरजमुखी, छुई मुई, कुमुद। देखो अभी भी कितने नाम हो गए। मैंने एक बार यूं ही मजाक में कह दिया था, तुम्हें इतने सारे पेड़ों के नाम कैसे पता? मालिन थी क्या पिछले जन्म में? मेरा नाम पिछले जन्म में वनस्पति था। उसका जवाब सुन ठहाके वाली हंसी आ गई थी। ये बात याद करके आज अकेले में भी मुस्कुरा रहा हूँ और अचानक ख्याल आ रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा। मार्च की सुबहों में पेड़ों के नीचे सूखे पत्तों का अंबार लगा होता था। चलते हुए सूखे पत्तों को उसके अंदाज में ठोकर से हटा रहा हूँ और इससे निकली हुई आवाज़ में उसे कितना करीब महसूस कर रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ किसी बेंच पर बैठी दिख जाएगी, निकलते सूरज की रश्मियों से दमकती। घर से पत्नी जी का फ़ोन आ गया है और यादों की गलियों से निकलकर अब जाना होगा। ये जाना शब्द भी किन किन व्यंजनाओं से भरा हुआ होता है। मुझे परीक्षाओं के बाद का जाना याद आ रहा है। मैं परीक्षा के बाद कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहता था, इसलिए परीक्षाओं के दौरान पार्क भी नहीं आया। सोचा था कि पेपर पूरे होने पर हफ्ते भर रोज़ आया करूँगा, पर नियति ने मेरे लिए कुछ और ही चुन रखा था। अंतिम पेपर देखकर लौटा ही था कि संदेश मिला, चाचा जी हृदयाघात के शिकार हो गए हैं। मैं उनकी देह के ही दर्शन कर पाया। बचपन से मेरी जिम्मेदारी उन्होंने ही वहन की थी, लिहाजा अब मुझे अपनी भूमिका निभानी थी। नियुक्ति के लिए मुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक कंपनी ने मुझे झारखंड में पोस्टिंग दी। यह काम मेरे मन का बिल्कुल नहीं था, पर अच्छी बात यह थी कि मेरे पास काफ़ी समय बच जाता था, जिसे मैंने अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को साकार करने में लगाया। मुझे अक्सर उसकी यह बात याद आती थी कि सपनों को न सींचो तो मर जाते हैं। अब मैं पूरी तरह सपनों को समर्पित था और बाकी सब भूल रहा था। कितने ही पल साल जैसे जीवन में आए ही नहीं। जीवन इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि कहीं ठहर कर दम साधने की जगह ही नहीं बची थी। बहुत बार मन हुआ छुट्टी लेकर सभी दोस्तों से मिलने जाऊं, कभी हॉस्टल में इकट्ठा हूं। सब अपने जीवन में क्या कर रहे हैं जाने एक दूसरे के बारे में, पर सारी योजनाएं बातों में ही बनती और बिखर जाती। फ़ोन से संपर्क ज़रूर होता, पर मिलने का अवसर नहीं आया। बहुत बार मैंने सोचा उससे मिलने जाऊं, देखूं क्या अभी भी वो पार्क आती है। एक मन कहता जैसे मैं याद करता हूं वो भी मुझे याद करती होगी। दूसरा मन कहता याद करने जैसा कुछ क्या है तुम में, क्यों याद करेगी तुम्हें, उसका अपना घर परिवार है। मैं मन ही मन मिलने के तर्क देता, मन ही मन तर्क निरस्त कर देता। उसकी यादों से एक ऊर्जा मिलती थी। उसकी चमकीली आंखों में सपनों के रंग आकर्षित करते थे। उसके वजूद में एक चुंबकत्व था। बहुत बार मेरा एकांत उसकी उपस्थिति से भरा रहता। मेरी खामोशी में उसका वार्तालाप गूंजता रहता। आजकल भागते समय को साधने की कोशिश छोड़ रखी है। वो जिधर ले जाए साथ हो लेता हूँ। बाहर दुनिया भाग रही है, पर भीतर की गति की उससे साम्यता नहीं हो पाती। भीतर सब ठहरा हुआ है, ठहरे हुए में सिर्फ बेचैनी गतिशील सी है। जो पाया क्या कम है, कोई तसल्ली क्यों नहीं। एक तृप्ति जो स्वप्न पूर्ति पर होनी थी वो कहाँ है, किसकी तलाश है, ये कसक क्या है, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। खुद से भागकर छिपकर घंटों मौन ओढ़े बैठे रहता हूँ। खुद ही सवाल हूँ, किसी के सवालों का क्या जवाब दूँ। सपनों का पूरा होना क्या ऐसा खालीपन ले आता है? मेरी कामयाबी मेरे साथियों के लिए ईर्ष्या का सबब है और मेरा उदासियों में डूबे रहना पत्नी के लिए परेशानी का सबब। अपनी साहित्यिक अभिरुचियों के चलते वो कई समारोहों गोष्ठियों में शिरकत करती रहती है। कई साथियों के पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमों में, चित्र प्रदर्शनियों में मुझे साथ ले जाना उसे अच्छा लगता है और साथ जाकर न जाने के सवालों से बच जाना मुझे अच्छा लगता है।
पर सवाल तो हर कहीं से निकल आते हैं, उनसे कहाँ तक बच सकते हैं। हुआ यूं कि एक पुस्तक लोकार्पण के कार्यक्रम में पुस्तक के कवर पेज पर बना चित्र, जिसमें पतझड़ का दृश्य था, आधी पगडंडी सूखे पीले अधपीले कत्थई भूरे पत्तों से ढकी हुई थी, उसे देख अनायास मुझे उसी पार्क की याद आई। वो दृश्य बरसों से मेरी स्मृतियों में दर्ज था। मुझे लगा अभी अभी तो मैं यहाँ से गुजरा हूँ। झड़ते पत्तों पर हवा के आघात की ध्वनि मेरे कान में फुसफुसा रही थी। साथ ही एक हॉल में चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन था। मैं मंत्रमुग्ध सा आयोजकों के साथ चलते हुए हॉल में प्रविष्ट होता हूँ और एक एक चित्र को न सिर्फ आंखों से देख रहा हूँ बल्कि रोम रोम से महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के पक्षी, तितलियाँ, गिलहरियाँ इतने जीवंत हैं कि जैसे अभी कैनवस से बाहर फुदक पड़ेंगी। फूल इतने सजीव की सुगंध का भ्रम होने लगे। कोई महक मन के कोने कोने पर हावी हो रही थी। जिस चित्र के सामने पांव शिथिल हो गए वह था सूर्योदय का मनोरम दृश्य। थोड़ी सी लाली लिए हुए थोड़ा सा नारंगी सूरज पीताभ रश्मियाँ बिखेरता हुआ क्षितिज के छोर से ऊंचा उठ रहा है। बेंच पर बैठी लड़की की पीठ दिख रही है। इतनी सीधी गर्दन है कि लग रहा है दृष्टि सूरज पर टिकी है। सूरज और दृष्टि के मध्य में सुबह की ताजगी भरे पौधों की चमकीली हरी पत्तियां हैं। उन पर बैंगनी सफ़ेद फूल हैं और सुनहरी तितलियां उड़ रही हैं। अपने छोटे बालों का जोड़ा बांधे लड़की के पीछे एक दुबला पतला युवक खड़ा है। युवक ने वैसी आसमानी टी शर्ट पहनी है जैसी मैं अक्सर उन दिनों पहनता था। अपना कुछ खोया हुआ वापस पा रहा हूँ, कुछ ऐसे ही मिल रहा हूँ इससे। मेरी मुझसे मुलाकात कोई देख नहीं पा रहा। बाहर इतनी गहमा गहमी है और भीतर बिखरे लम्हों को संजोकर एक मन की दुनिया बनाने की जुगत चल रही है। बरसों जैसे इसी की तलाश में भटका हूँ, जैसे यहीं पहुँचने के लिए सफ़र में था। अब तक मैं खुद से निकलकर तस्वीर बन गया हूँ। किसी की नज़र में मेरा होना मुझे भीतर तक भिगो रहा है। साथ चहलकदमी करते हुए एक जोड़ी की पेंटिंग, एक फूल पर झुके हुए दो चेहरों की पेंटिंग। उफ, वक्त गुजरने की पाबंदी छोड़ मेरे साथ ही ठहर गया है, जैसे इसके बाद कुछ घटित ही नहीं हुआ। जिए हुए जीवन में फिर से बस जाने की सुविधा होती तो हम में से कोई भी वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता। आप सुन रहे थे अनीता मंडा की लिखी कहानी वनस्पति, सरिता की आवाज़ में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।